हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। और अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इस चैप्टर का, इस यूनिट का आपको नाम मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। किस नाम से मिलेगा बच्चों आपको? स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ढूंढते रहो। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का नाम ही एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देख लेते हैं इस लेक्चर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एटम के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट, हम सीआरटी एक्सपेरिमेंट, इसी से हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है बच्चों, तो आज के ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एटम्स इन द कन्वेंशनल वे यूजिंग लाइट, नो मैटर हाउ हाई द मैग्निफिकेशन इज। मतलब एटम को हम देख नहीं सकते, यानी हम जो मानते हैं कि एटम ए लाइक ए स्फीयर है। एटम को क्या मानते हैं बच्चों? हम लाइक ए स्फीयर मानते हैं। 9th क्लास में एटम का एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो एटम इज लाइक ए स्फीयर। तो क्या उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें, कितना भी जूम मैग्नीफाई करके देखें, मतलब जूम करके देखें, क्या वो एटम हमें लाइक ए स्फीयर दिखाई देगा? तो डेफिनेटली हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम ये जरूर स्टडी कर चुके हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम देख नहीं सकते, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि हम उसको देख पाए। ठीक है, अगर हम एटम्स को 48 आयरन के एटम्स कॉपर पे अरेंज करें तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। कॉपर की शीट पे अगर आप 48 Fe आयरन के एटम्स आप अरेंज करो, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो ऐसा कोई हमारे पास मेथड्स नहीं है कि हम उसको देख पाए। वैसे तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंज ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या कंपोजिशन है, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा और क्या चेंज है चेंज ऑफ मैटर के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। व्हाट वी सी, जैसे आई आर फोटो डिटेक्टर्स, जैसे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। व्हाट वी फील, क्या फील कर रहे हैं। केमिकल इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं, उससे हमें फीलिंग आती है। चाहे वो आप बाद में इसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, तो ये केमिस्ट्री भी पढ़ा जाता है, हार्मोन। व्हाट वी ईट, क्या हम खाते हैं, उनके अंदर केमिकल्स हैं। व्हाट स्पोर्ट्स आर, स्केलेटन इन सिरामिक। व्हेन वी वर्क, मसल्स यूज द एनर्जी स्टोर्ड एज ए ग्लूकोज। जब हम काम करते हैं तो मसल्स यूज करती है एनर्जी का, जो कि स्टोर होती है ग्लूकोज की फॉर्म में बच्चों। तो हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ। हमने ये पढ़ा कि पढ़े या सोचें कि किससे बना हुआ है एवरीथिंग। तो आप कहोगे कि जी एटम से मिलकर बने हैं। अगर सभी एटम से मिलकर बने हुए हैं तो एटम्स क्या होता है? मतलब एक मैंने मैटर लिया, उसके छोटे से छोटे टुकड़े करते गया करता गया करता गया, और लास्ट में वो छोटा टुकड़ा जिसके मैं और टुकड़े ना कर पाऊँ, दैट इज नॉन एज एटम। तो अगर सभी के ऐसे हैं तो फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों शो कर रहे हैं? वाइड सो डाइवर्सिटी, इतना मतलब विभिन्नता क्यों है इनके बीच में? जैसे सोडियम के ऊपर वाटर डाला तो कैच द फायर, आयरन के ऊपर वाटर डाला, ठीक है कि अलग बात है कि ये स्लो प्रोसेस है, बट आपके पास रस्टिंग हो जाएगा। अगर गोल्ड है, गोल्ड पे वाटर डाला, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर इनके जो एटम्स हैं ये अलग अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो इसको समझने के लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि एटम्स होता कैसे है। उसके अंदर जो हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर होते हैं, सेंटर जो होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो वो किस तरह से अरेंज है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले एक थोड़ा सा और टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले था आपका जे जे थॉमसन 1897, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1909,
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। उसके बाद आर ए मिलिकन, मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मेजर किया। उसके बाद नील्स बोहर ने अपना एक मॉडल बनाया जो 9th क्लास में भी अच्छी तरीके से पढ़ा, बोहर एटॉमिक मॉडल। उसके बाद 1924 डी ब्रोगली, उन्होंने वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को, कंसेप्ट को क्लियर किया कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव इन नेचर भी है। 1926 अरविंद स्क्रोडिंगर, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन बनाई, तो इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन। 1927 वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। 1932 डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की, जो जेम्स चैडविक ने की। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हमारी आउटलाइंस थी जिसको हमें देखा कि किस तरह से रिसर्च हुई। अगर हम बात करें टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स की, तो सबसे पहले डेमोक्रिटस ने 400 BC, बहुत पुराने टाइम की बात है, ही प्रपोज दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स विच वी नाउ कॉल एटम, derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमॉस। यानी जो मैटर होता है, जब जब आपके पास मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम एटम बोलते हैं, क्योंकि जो आपका एक ग्रीक वर्ड था एटमॉस, उसका नाम होता है इंडिविजुअल। उसके बाद एरिस्टोटल है, इसने क्या बताया कि प्रपोज दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 4 एसेंसेस। मैटर जो होता है वो इन 4 से मिलकर बना होता है, अर्थ, वाटर, एयर और फायर। ठीक है बच्चों, तो ये अलग अलग विचार थे। उसके बाद आता है आपके पास डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाएगा, राइट द पोस्टुलेट ऑफ है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये किस बेस पे है ये पढ़ लेते हैं पहले। बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, डेफिनेट प्रोपोर्शंस और मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये हमने 5 लॉ पढ़े थे पिछले चैप्टर के अंदर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। और इनमें से हम जो 3 लॉ के नाम दे रहा हूँ मैं, कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इन 3 बेस पे उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई, जिस थ्योरी को बोलते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या फिर डाल्टन मॉडल ऑफ एन एटम। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। बहुत ही छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर एलिमेंट्स बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। एलिमेंट्स के जगह पर आप क्या लिख सकते हो बच्चों, मैटर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों, मैटर। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सम नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक करना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर लाइक इन सेम साइज सेम मॉलिकुलर मास, सेम मास के अंदर होंगे, सेम साइज के अंदर होंगे। जबकि एटम्स होंगे आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो आपके पास डिफरेंट मासेज होंगे और डिफरेंट साइज के, मतलब अलग अलग एटम लोगे। जैसे एक सोडियम का एटम, एलिमेंट का एटम लिया, एक आपने पोटेशियम एलिमेंट का एटम लिया, तो इनका एटम का साइज और मास क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। हाँ, सोडियम एलिमेंट के कितने में एटम उठा लूँ, उन सभी के मास और साइज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, चाहे वो भले ही बाद में लिमिटेशन बनी हो, बट डाल्टन ने तो यही बताया। केमिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ 2 और मोर एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, केमिकल कंपाउंड का। एटम ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो, एटम हमेशा ही एक सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर कंबाइन होता है। जैसे मतलब 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का ले लिया, ठीक है, 4 हाइड्रोजन का एक कार्बन का ले लिया। ऐसा नहीं है कि 2.5 एटम ऑक्सीजन के लिए, पूरे 3 एटम हाइड्रोजन के ले लिए, ऐसा कभी नहीं होगा, एक सिंपल नंबर होगा। केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंज हाउ एटम्स आर कंबाइंड। केमिकल रिएक्शन में ओनली रीअरेंज करते हैं, ना तो एटम टूटता है ना एटम बनते हैं, केवल क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। कंपाउंड्स एटम्स देमसेल्व्स डू नॉट चेंज, ये जो कंपाउंड्स हैं वो अपने आप एटम्स हैं वो चेंज नहीं होते। रिएक्शन कैसे होती है, जैसे हमने HCl प्लस NaOH की, तो अन्य को H की जगह पर अरेंज कर दें और Cl को OH की जगह पर अरेंज कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl और H2O। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके पास क्या होती है, रिएक्शन होती है। ठीक है, कुछ पोस्टुलेट से डाल्टन मॉडल एटम के, सॉरी बच्चों। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, माइकल फेराडे,
माइकल फ्राडे ने डिस्कवरी किया कि सर्टेन सब्सटेंस व्हेन डिजोल्ड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं बच्चों जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जब उसको डिजोल्व करवाया जाए किसके अंदर, वाटर के अंदर। और ये जो बैटरी का टर्मिनल जो जुड़ा हुआ है, एक तरफ जो पॉजिटिव है और तरफ नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले को बोल दिया गया एनोड और नेगेटिव वाले को क्या बोल दिया गया, कैथोड। ठीक। तो जो आपके पास कोई सॉल्यूशन है वो आयनाइज होगा, तो आयनाइज होगा जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl आपके पास आयनाइज हो गया किसके अंदर, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव उसको हम बोलते हैं केटाइन, क्या बोलते हैं बच्चों, केटाइन। और जो Cl नेगेटिव है उसको हम क्या बोलेंगे, एनाइन। एक केटाइन हो गया और एक कौन सा हो गया, एनाइन हो गया। और क्या कहते हैं कि जो मास डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली पोस्ट होता है चार्ज पास थ्रू दी सोल्यूशन। यानी ये जो कैथोड पे मास डिपॉजिट होगा या एनोड पे वो मास डायरेक्टली पोस्ट होगा किसके, क्यू के। क्यू के आपके पास है चार्ज, कौन सा चार्ज बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू क्या रहेगा आपके पास है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। जी स्टोनी, इन्होंने क्या रियलाइज किया, ही रियलाइज देयर मस्ट बी सम फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएटेड विद एटम। ही नेम्ड दिस यूनिट इलेक्ट्रॉन। देखो नाम आ चुका था बट अभी डिस्कवरी नहीं हुई। 1891 के अंदर सबसे पहले जो स्टोनी थे उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएट होती है उसके साथ एक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एटम के साथ जुड़ी होती है जिसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। बट ही हैड नो मीन्स ऑफ सपोर्टिंग हिज आइडिया until 1897 when J.J. Thomson proved existence of electron। बट जब तक आपका J.J. थॉमसन ने अपना आइडिया दिया 1897 वाला स्पोर्ट, तब तक कोई स्पोर्ट नहीं किया, कोई मीनिंग नहीं था उनका। इन्होंने 1891 के अंदर जरूर नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन, बट 1897 के अंदर J.J. थॉमसन ने ही उसको प्रूव किया। ये है आपके पास CRT एक्सपेरिमेंट। CRT एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ अगर बना डायग्राम तो। एक ट्यूब लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं, एक ट्यूब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है जिसको आप डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको, डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ से आप गैस का इनलेट और आउटलेट आउटलेट कर सकते हो। इसमें 2 रोड लगी होती है, इसमें क्या लगी होती है, 2 रोड लगी होती है। और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वोल्टेज लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। ठीक है। जो नेगेटिव होगा एक तरफ और एक तरफ क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वाले को क्या नाम देंगे बच्चों, कैथोड, और पॉजिटिव वाले को क्या नाम देंगे हम, एनोड। ये कैथोड है और ये क्या आपके पास एनोड है। अब क्या है इसके अंदर, पहला केस क्या था, जब आपके पास क्या था, गैस स्टोर थी नॉर्मल प्रेशर पे और हाई वोल्टेज थी, तो हमने देखा गैस जो है वो कंडक्ट नहीं हुई। पहली इसमें ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो इसका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं या फिर CRT एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसको ध्यान से सुन लो, आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन द गैस स्टोर्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब एट द नॉर्मल प्रेशर एंड अप्लाइड द हाई वोल्टेज देन गैसेज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये किसकी तरफ फेवर है, इंसुलेटर की तरफ। अब क्या किया गया, इसके अंदर प्रेशर को डिक्रीज किया गया। नंबर 2 पॉइंट क्या लिखना है आपको, व्हेन द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज डिक्रीज and apply high voltage, then gains conduct in the form of rays from cathode to anode and these rays are known as cathode rays। अगर उनका प्रेशर कम किया और प्रेशर कम करने के बाद गैस जो है वो कंडक्ट हो गई तो उसका नाम दिया गया कैथोड रेज। ठीक है। और कम किया तो कैथोड रेज दिखाई देना बंद हो गई, इसका मतलब कंडक्ट हुई या ना हुई, इससे हमें ये पता करना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दिखाई देना बंद हो गई तो कंडक्ट नहीं हुई, क्योंकि जो एनोड टर्मिनल है ये ग्लो करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। थर्ड में बहुत ज़्यादा प्रेशर कम कर दिया, व्हेन प्रेशर फर्दर डिक्रीज इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब देन गैस इज मोर कंडक्ट एंड एनोड टर्मिनल स्टार्ट ग्लो। तो वो ग्लो करना क्या कर देगा बच्चों, स्टार्ट कर देगा। 3 बातें आपके सामने हैं, ये अपने नोट्स में लिख सकते हो जब नोट्स बनाओगे कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है। पहले क्या था,
गैसेज स्टोर थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नॉर्मल प्रेशर पे, हाई वोल्टेज पे, तो गैसेज कंडक्ट नहीं हुई। प्रेशर कम किया, गैस कंडक्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ रेज, उसका नाम दिया हमने कैथोड रेज। और तीसरा, जब प्रेशर को और कम कर देते हैं, तो प्रेशर को और कम करने के बाद आपके पास गैस ज़्यादा कंडक्ट हो जाती है, जिससे रे तो दिखाई देना बंद हो जाती है, बट एनोड टर्मिनल आपका ग्लो करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ये था भाई बच्चों आपके पास एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो ये जो एक सिंपल आप ये डायग्राम बना सकते हो नीचे वाला, ठीक है। हाई वोल्टेज लगा रखिए, करंट था, जब आपका वेरी लो प्रेशर था और हाई वोल्टेज था, तभी ये देखो जो बीच में दिखाई दे रही है, ये कैथोड रेज आ रही है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब मान लीजिए ये मेरे पास एटम्स है, ये मेरे पास क्या एटम, और यहाँ पे क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या आपके पास न्यूक्लियस। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने आपके पास 10। तो आपको इतनी इससे या इससे थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन। क्योंकि जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, वही तो क्या होती है हमारे पास, एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स है, इसको तो आप कांस्टेंट है इसको। इसका मतलब जब पोटेंशियल ज़्यादा होगा तभी इलेक्ट्रिक वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए आपको हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ा। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि हाई वोल्टेज क्यों अप्लाई करना पड़ा। तो हाई वोल्टेज इसलिए अप्लाई करना पड़ा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे वर्क भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा तो पोटेंशियल ही ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आपके पास H2 पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2 पॉजिटिव। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, केटायन बन जाएगा। तो ये था भाई आपका डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें कैथोड रे जनरेट हुई। क्या क्या किया, 3 स्टेप थे इसके अंदर, आप फिर से सुन सकते हो वीडियो को बैक करके। अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि करेक्टरिस्टिक्स क्या थी कैथोड रेज की, तो ये थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ, वापस आता हूँ मैं। मेरा डायग्राम तो थोड़ा इरेज हो चुका है, बट कोई बात नहीं, दोबारा रफली मैं आपके पास बना देता हूँ। ये आपके पास क्या थी बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब थी, एक पे नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ था और एक के साथ पॉजिटिव, दो इसके अंदर एनोड थी। नेगेटिव वाले को नाम दिया गया कैथोड और पॉजिटिव वाले को नाम दिया गया एनोड। अब देखो अब पास जैसे रेज आ रही थी कैथोड, हमें कैसे पता चला कैथोड टू एनोड जा रही। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो रे थी वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी, दिखाई दे रही थी बिल्कुल सीधी, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कैथोड से एनोड जाएगी। तो अगर मैं इसके अंदर एक कोई छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ, तो इस ऑब्जेक्ट की छाया एनोड पे बनती है। When an object is placed in the discharge tube, then the shadow of object is obtained at anode। तो कहाँ पे बनी, एनोड पे। अब छाया एनोड पे बन रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी रे कैथोड से एनोड जा रही होगी, ठीक है। पहला पॉइंट स्ट्रेट चलती है। दूसरा पॉइंट आपको क्या कराया कि जब कोई आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी छाया कहाँ पे बनती है, एनोड बनती है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो बच्चों, अगर इसमें आपने कोई व्हील रख दिया, क्या रख दिया बच्चों, एक छोटा पेडल व्हील रख दिया, तो ये पेडल व्हील जो होता है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसा कभी देखा है क्या, मैंने एक व्हील ले लिया है और उस व्हील पे टॉर्च से लाइट डालूं, जब बल्ब से मैं लाइट डालूं और वो व्हील घूमना स्टार्ट कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है। घुमाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स कब होगा, जब उस पर आके कोई कोलिजन करेगा, कोई उस पर टकराएगा। इसका मतलब जो कैथोड रेज जो है, ये जो लाइट है, उसके अंदर पार्टिकल जा रहे हैं, पार्टिकल भाग के जा रहे हैं। तो पेडल व्हील जो आपने बीच में रखा, तो रे के अंदर जो पार्टिकल जा रहे थे वो पार्टिकल उस पर कोलाइड करेंगे, टकराएंगे उसके साथ, उस पर फोर्स लगाएंगे तो मूव करना क्या कर देंगे, स्टार्ट। इसका मतलब वो मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है। अगर मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, क्या लगाऊं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक तरफ क्या लगा दूं मैं, पॉजिटिव प्लेट लगा दूं, और एक तरफ कौन सी प्लेट लगा दूं मैं, नेगेटिव चार्ज प्लेट लगा दूं। तो मैंने देखा कि थोड़ी रेज जो है वो मुड़ गई, किसकी तरफ मुड़ गई बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब इस जो कैथोड रेज में जो पार्टिकल जा रही है उस पर कौन सा चार्ज है बच्चों, उस पर नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि ये जो अगर पॉजिटिव की तरफ मुड़ी है तो अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो सब पहले तो पता चल गया थर्ड पॉइंट से कि वो पार्टिकल इन नेचर है, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल जा रहे हैं, क्योंकि वो व्हील था वो रोटेट करना, मूव करना स्टार्ट कर दिया था। और अब पता चला कि नेगेटिव चार्ज कैसे है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव प्लेट लेके आए तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई। फिफ्थ पॉइंट, अगर हम एक तरफ नॉर्थ पोल लेके आए और एक तरफ साउथ पोल लेके यानी मैग्नेट अप्लाई कर दें, तो ये किसकी तरफ चली जाएगी भाई, नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ जाएगी। किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉर्थ पोल की तरफ। इसका जो कलर है
वो कैसा है, रे कम होगी या ज़्यादा होगी, वो डिपेंड, कलर जो है वो तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। और जो अलग अलग गैस के लिए जो ये पोटेंशियल था ना कंडक्ट हुई थी हाई वोल्टेज, ये अलग अलग गैस के लिए पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे ऑक्सीजन गैस अगर 5000 वोल्ट पे कंडक्ट हुई, तो नाइट्रोजन गैस किसी अलग वोल्टेज पे क्या होगी बच्चों, कंडक्ट होगी। ठीक है, क्लियर है। इसका हीटिंग इफेक्ट भी है। क्या बच्चों, हीटिंग, अगर मैंने मान लो कोई गोल्ड फॉइल रख दी, छोटी सी एक गोल्ड फॉइल रख दी मैंने इसके बीच में, तो गोल्ड फॉइल जो है वो चमकना स्टार्ट कर देती है। क्या करना स्टार्ट कर देती है बच्चों, चमकना स्टार्ट कर दिया। तो नंबर 6 तो नेचर का बता दिया, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कलर। और जो 7वां पॉइंट है बच्चों, वो क्या है कि अगर गोल्ड फॉइल रख दो तो आपके पास ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट भी रखता है। और जो 8वां पॉइंट है बच्चों, वो आपके पास क्या है कि पेनिट्रेशन पावर है इसकी। अगर कोई छोटी थिन मेटल शीट ली जाए तो ये जो कैथोड रेज है उनमें से भी पास हो जाती है, यानी उसको छेदने की शक्ति है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको आगे के स्लाइड में दिखा जा रहा हूँ। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करेंगे और जो मैंने बताया उसको ध्यान से सुनें। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, ये आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड इन स्ट्रेट लाइन। दीज रेज आर इनविजिबल बट कॉज फ्लोरोसेंट मटेरियल टू ग्लो व्हेन हिट बाय देम। वैसे तो ये दिखाई नहीं देती है, पर आगे का फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन लगाई जाती है, जब उस पर वहाँ पे जाके टकराती है तो हमें दिखाई देती है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर आपने ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, मैंने बताया था ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो किस तरफ मुड़ गई थी, पॉजिटिव की तरफ। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो किस तरफ मुड़ गई थी, नॉर्थ पोल की तरफ। तो बट अगर ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कहाँ ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन। Cathode rays cast shadow of an object placed in its path and produce mechanical effect on a small pedal wheel। तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो तो उसकी छाया बनेगी कहाँ पे, एनोड पे, जो पाथ है उसके अपोजिट बनेगी, एंड प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट ऑन ए स्मॉल पेडल व्हील। अगर पेडल व्हील रख दिया तो वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, इसका मैकेनिकल इफेक्ट रखेगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी रखेगा। These rays consist of negative charge particle and are deflected by electric and magnetic field। किस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ वो भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो जो मैंने बताया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इट। कैथोड रेज है उसकी विशेषता जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिपेंड नहीं करेगी किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे और नेचर ऑफ गैस पे प्रेजेंट इन इट। क्योंकि आपके पास निकलना है तो इलेक्ट्रॉन ही ना। अब इलेक्ट्रॉन चाहे सोडियम से निकले चाहे इलेक्ट्रॉन आपके पोटेशियम से निकले, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, उस पर चार्ज सेम रहने वाला है, इसलिए उसके करेक्टरिस्टिक्स डिपेंड नहीं करेंगे। कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड मेटल्स। अच्छा, मैंने अभी सोडियम पोटेशियम एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे आप गैस की एग्जाम्पल लेना, क्योंकि यहाँ पे हम गैस ही लेते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन ले लिया, एक नाइट्रोजन ले लिया, हीलियम ले लिया, नियोन ले लिया, आर्गन ले लिया, जो भी है, ठीक। कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। थिन शीट का मतलब क्या है, जितना आप थिन सोच रहे हो वो इसके लिए बहुत मोटी है, बहुत ही थिन की बात करेंगे जो आगे बात करें। दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, और जिसका चार्ज टू मास रेशो आया, अभी निकालते हैं कितना आया, वो इतना आएगा 1.76 इंटू 10⁻11 गुलाम पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पास करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे। ये देखो बीच में एक व्हील दिखाई दे रहा होगा और उसकी छाया बनी हुई देखो। इसमें क्या है कि पहले सीधी जा रही थी, नीचे अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट लगाया तो ये नीचे की तरफ मुड़ गई बच्चों। और ये जो हाथ में मैग्नेट ले रहा है, मैग्नेट नज़दीक लेके जा रहे थे, ये ऊपर जा रही है। पहले ये सीधी चल रही थी जो इसमें नहीं दिखाई दे रही आपको। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। अगर हम देखें सीआरटी एक्सपेरिमेंट की बात करें और भी, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ। ये क्या होता था, ये जो मैंने डायग्राम बनाया जैसे इस तरह से, सीआरटी मॉनिटर। क्या बच्चों, सीआरटी मॉनिटर। आप जब कंप्यूटर लैब में जाते होंगे, अगर मॉनिटर रखे होंगे, आजकल तो एलसीडी ने जगह ले ली है उनकी जगह, बट मॉनिटर होती थी, उसके अंदर सीआरटी ट्यूब होती थी। ठीक है, जिसको आप डब्बा टीवी बोलते हो ना, घरों में कोई डब्बा टीवी होगा तो वो भी आपके पास यही होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक होल बना लिया जाता है एनोड पे। लाइट कहाँ जा रही थी बच्चों, कैथोड टू एनोड जा रही थी। अगर एनोड प्लेट पे मैं होल बना लूँ तो वो रे उसमें से पास हो जाएगी, और उस पर मैं क्या लगा दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाया, मान लो पॉजिटिव, और नीचे लगाया अपने नेगेटिव, तो इसके जो ऊपर और है, दूसरी साइड है, जैसे लेफ्ट राइट जिसको आप बोल सकते हो, वहाँ पे आपको क्या लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ पोल लेके आना है। तो इन दोनों के बीच में जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया,
उनके बीच में एंगल कितने का बनना चाहिए, 90 डिग्री का। और ये स्टीयरिंग मैग्नेट है, तो ये आपके पास फॉस्फोर स्क्रीन है जिस पे आपकी इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगी तो एक स्पॉट प्रोड्यूस होगा, चमक प्रोड्यूस होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ रेज आ रही। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। इसमें क्या है, इसमें मैं 3-4 बातें बोल रहा हूँ, इसमें आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी बच्चों, ये आपको खुद लिखनी है, बट मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखनी है। तो आप, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लिख भी सकते हो, नोट्स अच्छे बन जाएंगे अपनी। ये सिंपल डायग्राम है जो आपको बनाना है। एनोड के जो प्लेट थी उसमें होल किया गया है ताकि रेज वापस चली जाए। ठीक है, तो एक लाइन तो मैंने आपको बता दी कि जो आपके पास एनोड में होल करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दिस एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व दैट, जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया क्या, 3 बातें ऑब्जर्व की। पहली बात ध्यान से सुनिए, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा था, देन एनोड रे इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड हिट द स्क्रीन एट पॉइंट बी, एंड हिट द स्क्रीन एट पॉइंट बी। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, फिर से सुन ली, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, देन कैथोड रेज डेविएट, डिफ्लेक्ट, एक वर्ड यूज कर सकते हो, डेविएट या फिर डिफ्लेक्ट, एक ही बात है, डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हिट द स्क्रीन एट पॉइंट ए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, देन कैथोड रेज इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड हिट द स्क्रीन एट पॉइंट सी, तब कहाँ पे आएगा वो, सी पे आएगा। देखो बच्चों, फिर हिंदी में बता देता हूँ आपको, जब आपके पास कोई भी अब्सेंस था, ना इलेक्ट्रिक फील्ड था ना मैग्नेटिक फील्ड था, तब आपके पास कैथोड रे कहाँ पे मिले थे हमें, एट पॉइंट पी। जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तब कहाँ पे मिली थी, ए पे। और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया ओनली तब कहाँ पे मिल रही थी, सी पे। इसका मतलब एक ऊपर खींच रहा है और एक नीचे खींच रहा है। अब हम क्या करते हैं, इनका इस तरह से सेट करते हैं कि जो ऊपर लगने वाला फोर्स है और नीचे लगने वाला फोर्स है वो दोनों क्या करते हैं, इक्वल करते हैं बाय इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। देन आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएगा, मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ, और दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा हो तो कहीं नहीं जाएगी, तब भी आपके पास कहाँ पे मिलेगी, पॉइंट बी पे। तो फोर्थ पॉइंट का है, जब आपके पास हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाला वो इक्वल हो जाए, तब भी आपके पास के थोड़े कहाँ पे बच जाएगी, एफ ई इज इक्वल टू एफ बी। वैसे ये फॉर्मूले आपके +2 फिजिक्स के अंदर आएंगे, बट आपको बता देता हूँ, एफ ई का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, ई इंटू ई। ई क्या होता है, चार्ज। चार्ज कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वैसे तो चार्ज होता है क्यों, फिर ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बी ई वी होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये तो बराबर हो गया। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन कैसे बनी, जब आप ये भी +2 में स्टडी करोगे, जब कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड में ले तो वो क्या करता है, इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे आप स्पाइरल बाइंडिंग करते हो उस टाइप से घूमना स्टार्ट कर देता है, हेलिकल पाथ बना लेता है। तब जो फोर्स लगता है, वो फोर्स किसके इक्वल होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। और एफ बी का भी बताइए, ये एफ बी का होता है, तो इसके जगह मैं क्या लिखता हूँ, बी ई वी इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ से v से v कैंसिल कर देंगे, ऊपर से वाले में e से e कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी पास, E/b आ जाएगी। और ये वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, सेकंड में रखेंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे, चार्ज टू मास रेशो से। अब जो चार्ज टू मास रेशो का ये फॉर्मूला बना, इसमें E आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया तो पता ही हुआ, जो थॉमसन ने अप्लाई किया थॉमसन को पता था। B मैग्नेटिक फील्ड वो भी पता है। और जब ये मूव कर रहा था तो ये जैसे इस तरह से मान लो सर्कल बनाता, तो इसका रेडियस कितना बनेगा, वो आपके पास R की वैल्यू पुट की। ये सारी कैलकुलेट करके उन्होंने चार्ज टू मास रेशो निकाल लिया, और चार्ज टू मास रेशो की जो मैंने पीछे वैल्यू दिखाई थी वो आपके पास आ चुकी थी। ठीक, उसके बाद देखो RA मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, इसका बस थोड़ा सा आइडिया लेना है, हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। चार्ज टू मास रेशो के बाद में उन्होंने क्या किया, एक ऑयल लिया और उस ऑयल के मतलब जैसे आप कई बार देखा होगा, नाई की दुकान पे जाते हो बाल कटवाने, तो एक जो पानी गिराता है वो, तो जो पंप सा लगा होता है उससे बस छोटी छोटी ड्रॉप आती है। ठीक है ना, बिल्कुल बारीक कर सकते हो उसको, ज़्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो। तो वैसा ही सिस्टम मान के चलिए यहाँ पे,
तो हमने क्या किया, ऑयल की ड्रॉपलेट बना दी, छोटी छोटी ऑयल की क्या बना दी, ड्रॉपलेट। ये जो रेड कलर है वो ब्लू कलर के हैं, ये दो प्लेट लगा के, और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये होल है। बस इतना छोटा होल है कि केवल एक ही ड्रॉप यहाँ से आ सकती है, एक ही ऑयल ड्रॉप इसमें से पास हो सकती है। ठीक है, ऊपर वाली प्लेट पे हमने कौन सा चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव। नीचे वाले पे चार्ज कौन सा लगा दिया हमने, नेगेटिव। और यहाँ से हमने एक्सरे सोर्स को सोर्स लगाया, यानी आयनाइजिंग रेडिएशन, यहाँ से जो ये लाइट जाएगी एक्सरे, तो उन्होंने क्या किया, उसको आयनाइज कर दिया। जैसे ही आयनाइज किया तो आयन जो है आपके पास इस ऑयल के साथ, यानी जो आयनाइज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन किस पे चिपक जाएंगे, ऑयल ड्रॉप पे चिपक जाएंगे। अब देखो नीचे की तरफ आ रहा है, अब कितने इलेक्ट्रॉन चिपके, अगर एक इलेक्ट्रॉन चिपका तो इस पर ई चार्ज होता है, और एन इलेक्ट्रॉन चिपके तो इस पर चार्ज कितना आ गया, एन ही आ गया। इस ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चिपके। अब इस पर क्या कर रहे हैं, नीचे एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों, नीचे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से। वो कितना लगता है, एम जी, पढ़ा होगा आपने अगर याद आ रहा हो 9th क्लास में। और उस पर ऊपर लग रहा है, क्यों, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। ऊपर जो प्लेट है हमारी वो कौन सी है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की, वो ऊपर खींच रही है। वो फोर्स लग रहा है वो कितना आपका, क्यू इंटू ई। ये भी एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, कितना होता है, क्यू इंटू ई। अब हम क्या करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे कि नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी एम जी किसके बराबर हो जाए, क्यू ई के बराबर हो जाए। ठीक है, और क्यू की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे हम, एन ई पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे। और इतना एडजस्ट करेंगे कि जब ये बराबर हो जाएगी तो ये जो ऑयल ड्रॉप है ये हवा में लटक जाएगी, क्योंकि ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। बराबर होगा तो कहीं नहीं जाता है, बैलेंस्ड फोर्स होता है, ये भी 9th में आपने पढ़ा होगा। जब दो इक्वल फोर्स लग रहे हो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और उससे आपका ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करता है। तो उसने देखा कभी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आया, कभी कितने आया, कभी कितने आया, पर वो एक नंबर के मल्टीपल में आ रहा था। तो जो सबसे कम आया, हम जितना बोल रहे हैं उतना आसान नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ किया एक्सपेरिमेंट करना, पर लास्ट में आपका रिजल्ट आया निकल के। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन से एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, तो वो था आपका आर ए मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे हुई, ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक्स।